चलिए ध्यान दें। पिछला क्लास हम लोग जो चल रहे थे आगे की ओर बढ़ाएं। पिछला क्लास आप सभी को याद होगा कि हवाएं चलती है दो कारणों से, एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण और दूसरा ताप के कारण। जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर, और हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट बात देखें कि पृथ्वी के घूमने के कारण इससे टक्कर करके भी हवाएं उठती है, याद है ना सबको। अब आज के क्लास में हम लोगों को समझना है वायु दाब पेटी। वायु दाब पेटी, अब इसको खूब बढ़िया से, वायु दाब पेटी हमको लगता है हेडिंग दिला ही दिए थे आपको। चलिए, फेरल का नियम भी आपको याद है। फेरल के नियम में आपको याद होगा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इसमें हम लोग स्टेप को समझेंगे वायु दाब पेटी। तो चलिए सबसे पहले वायु दाब पेटी को बढ़िया से समझने के लिए फिगर बनाते चलिए, साथ साथ में एक फिगर बनाएं। पूरे कंजूसी थोड़ा भी नहीं करना, पूरे मिजाज से बड़ा सा फिगर बनाओ। कंजूसी नहीं करेगा, एकदम कॉपी में मिजाज से बड़ा सा एक गोल बनाइए। पृथ्वी बड़ा बनाए सर, नालायक, तो हम छोटा बनाए हैं। बना दिए साहब, चलिए बनाते चलिए साथ साथ।
चलिए बना के कलम रखो और बढ़िया से समझो, तब पेटी समझ में आएगा। नहीं तो समझ ही रहे हो कितना भयंकर पेटी बना है। और जो लोग ध्यान दे देगा तो उसको इससे एक प्रश्न निश्चित आता है और वो प्रश्न तुमसे बन जाएगा। ध्यान नहीं दोगे तो ये सब कुछ दूर दूर तक चांस नहीं है बनने का। देखो अब सब लोग हमारे साथ समझने पर ध्यान दो, लिखना बंद करो, ध्यान से सीखो। आपको पिछले क्लास में ही हमने समझाया है कि हवाओं के चलने का कारण दो है, एक ताप के कारण और एक घूर्णन के कारण। होता क्या है, ये 0 डिग्री बीच में विषुवत रेखा है और यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। और ये गर्म क्षेत्र होने के कारण यहाँ से हवाएं उठती है और 16 किलोमीटर तक जाती है और ये क्षोभ सीमा के पास पहुंच जाती है। ये तो लाइन क्लियर है सबका। ये ध्रुव पर बर्फ है, यहाँ एकदम ठंडा होता है और इसीलिए ठंडा से हवा गर्म की ओर चलती। टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती है। तो हवा चाहती है कि जो उठा है इसको हम भरें, जो उठा है उसको हम भरें। दूसरी ओर पृथ्वी के घूमते रहने के कारण यहां पर से हवा टकराती है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, जल्दी बोलो, 66.5 डिग्री। इसीलिए 65-66 जो देख रहे हो ये पृथ्वी उतनी झुकी हुई, इसीलिए हवाएं यहीं से टकराती और यहां से भी टकरा के उठ जाती है, वही क्षोभ सीमा। बात समझो, उठती है दो जगह से। यहां से उठने का कारण ताप है कि घूर्णन? घूर्णन। यहां से उठने के कारण ताप, यहां से उठने का कारण घूर्णन, यहां से उठने का कारण ताप। ताप है, टेम्परेचर लो है, यहां से उठने के कारण ताप। अब होता क्या है, यहां से उठा, यहां से उठा और दोनों टकरा के यहां उतरता है। देखो बड़ा बेजोड़ सीन है। उठा उठा और ई इधर टकरा के बैठा। यहां से भी वही चीज है, उठा उठा, यहां उठा घूर्णन से, यहां उठा ताप से और दोनों टकरा के 30-35 पर गिरता है। तो अब बताओ, यहां से उठा तो हवाएं उठ गया तो प्रेशर हाई है कि लो? प्रेशर बोल नालायक, जल्दी बोल। लो। अरे गधे, यहां से उठा तो हवाएं उठ गया तो प्रेशर क्या है? लो। तो यह एक लो प्रेशर बेल्ट। यहां से भी उठ गया तो यह लो प्रेशर बेल्ट। यहां टेम्परेचर एकदम कम है तो हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पे दोनों मिला के उतरा तो हाई प्रेशर। क्यों? हवाएं ई और ई उतर रहा है तो हाई प्रेशर। बोलो फिर वही है, यहां घूर्णन के कारण उठा लो प्रेशर, ठंडा है हाई प्रेशर, दोनों मिलके यहां उतरा हाई प्रेशर। अब पहले सब लोग ये बताओ, याद करना तो एकदम हल्का है, रटने के फिर में मत रहो, नहीं तो याद एकदम आसान है। हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ये तो कुछ है नहीं, हेलो हेलो बस है। तो ये तो याद करना तो एकदम आसान, लेकिन कारण समझो। ये लो प्रेशर का कारण क्या है? बोलो, ताप। इस हाई प्रेशर का कारण दोनों हवाएं उतरना, घूर्णन। इस लो प्रेशर का कारण घूर्णन। अरे गधे, यहां से तो ही उठ रहा था, घूर्णन कारण है। इस हाई प्रेशर का कारण ताप है, टेम्परेचर है। इसी को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। देखो एगो पेटी तैयार हो गया। ये कौन सा पेटी है? ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इसको हम लोग कहते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब देखिए, पेटी का मतलब ये एक बॉक्स है जहां पे हवा पेटी जैसा रखा हुआ। उसी बॉक्स से, कैसे तुम्हारे यहाँ बक्सा से निकल के रजाई, गेस्ट आए हैं तो कंबल निकाल दिए, ये निकाल दिए, यहाँ भी वैसे निकल के जाएगा। तो इसका नाम ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। इसका नाम
उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है। इसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय बोलो क्या होगा? उच्च दाब की निम्न दाब, उच्च दाब पेटी है। फिर इसी प्रकार से इसको कहते हैं विषुवतीय। ये विषुवत रेखा ना यहाँ है तो इसका नाम है विषुवतीय निम्न दाब पेटी है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी है। सारे बच्चे बताओ इसका नाम बोलो क्या होगा रे? तो फिर यही उपध्रुवीय है नालायक। उपोष्ण, उपोष्ण उच्च, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी। बताओ इसको क्या नाम बोलोगे? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब बताओ इसका नाम? वेरी गुड, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। बहुत बढ़िया, देखो अब समझ गया। अब तुमसे पूछे कि बताओ वायु दाब पेटी कितने हैं? बोल, गजब गधा है रे। वायु दाब पेटी कितने हैं? तो 7 पेटी है। 3 उत्तरी गोलार्ध में, 3 दक्षिणी गोलार्ध में, 1 विषुवतीय। तो वायु दाब पेटी कितने हैं? 7। पहला तो अच्छा ऑब्जेक्टिव आता है, वायु दाब पेटी की संख्या है तो 7। 7 में कितने वायु दाब पेटी ताप जनित है? बड़ मार मारेंगे, सोच के बताओ, नहीं तो तुमको जो है ना अभी जस्ट समझाएं। 7 में कितने वायु दाब पेटी ताप जनित है? बोलो 3, 4, 5। कितना को 3 लग रहा है रे? 3, हाथ गिराओ। 4 और 5। हाय रे गधावन। ई टेम्परेचर के कारण है तो ताप जनित, ये टेम्परेचर के कारण है ताप जनित, टेम्परेचर के कारण है ताप जनित। बाकी रे नालायक 4 घूर्णन जनित। अभी ना समझाए थे रे, ये घूर्णन के कारण दोनों फेंकाया, ये घूर्णन के कारण यहाँ उतरा। तो 4 वायु दाब पेटी घूर्णन जनित है। 3 जो वायु दाब पेटी है वो ताप जनित। क्वेश्चन बहुत गहराई में पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन वायु दाब पेटी पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं है? चॉइस ए उपोष्ण निम्न दाब, निम्न वायु दाब पेटी। तो बताओ ये घूर्णन जनित है कि नहीं है? बी उपोष्ण उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये भी है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी, जल्दी बोलिए, नहीं है। अब क्वेश्चन तो कई बार ये भी दिया है कौन वायु दाब पेटी नहीं है, और एक बार क्वेश्चन दे दिया विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी है कि नहीं है। देख लो ये है कि नहीं बताएगा। कौन वायु दाब पेटी नहीं है? विषुवतीय निम्न दाब पेटी। चॉइस बी में है उपोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इनमें से कोई नहीं, तीनों है। नालायक कौन नहीं है? बी उपोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी हम बोले थे, जो बोले था ना उस पर ध्यान दो। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी होता है। बैठो, ये सोचा कि ये है, ये लिखल के पढ़िए रहे हैं तो है, लिखल का पढ़े में हम उच्च के निम्न बोल दिए थे। बात ध्यान से सुनना है। अरे तो आपको ध्यान रखना है कि विषुवतीय में कैसा होता है? निम्न, ध्रुवीय में उच्च, उपध्रुवीय निम्न, उपोष्ण में उच्च। ये नाम भी क्लियर चाहिए, केकरो में उच्च निम्न लगा के भी दे दे, जान के चेक करता है कि वायु दाब पेटी का लक्षण में अंदर कितना बढ़िया। अब यहाँ हम लोगों को 2 मिनट खूब बढ़िया से समझना है। तो पहले इतना लिखिए लो, नहीं तो अंतिम में कहोगे कि फटुए नहीं बन रहा। तूरे कंजूसवा कहे थे बड़का को बनाओ तो इतना खुश होले तो उतने बड़ा बना। इसने के कहल गया कि उछलो तो बड़ी खुश हुआ तो चटाई पर से उछला। नाम लिख जल्दी सातों।
लिख दिए नाम सब? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। अब सुनो, अब थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान दे दो तो सब बात क्लियर। फेरल का नियम याद करो। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पहले ये बताओ, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आए। हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो हाई से लो आएगा। ये बतवा समझ में आया तुमको? अब बताओ, जब ये हवाएं इधर आ रही है तो ये बाईं ओर मुड़ेगी कि दाईं ओर? कस के बोल, दाईं ओर। दाया किधर है? नाक सटा के देखो, दाया इधर है ना। तो बताओ, हवाएं दाईं ओर मुड़ गई है। गलती है? ऐसे मुड़ेगी? ऐसे है? हाँ, तो हवाएं दाईं ओर मुड़ गई है, तो सभी हवाओं को आप दाईं ओर मोड़ देंगे। तो अब बताइए, इसमें जो हम फिगर बनाने जा रहे हैं, पहले सारे बच्चे बताओ, हवाएं दाईं ओर मुड़ गई तो ये फिगर क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ, ये क्लियर है सबका? ई वाला हवा इधर जा रहा है, बोलो किधर मुड़ेगा? बाईं ओर। बायां उधर है, तो इस हवाओं को ऐसे मोड़ देते। पहले सब लोग ई बताओ, ई फिगर हवा का चलाने आ गया कि एक बार और चले? आ गया समझ में? बोलो, ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऊपर जाएगा। हवा दाईं ओर मुड़ेगी तो दाईं ओर मुड़ेगी, तो ऐसे मोड़ देंगे। बोलो, फिर सेम कंडीशन, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी तो हवाएं किधर मुड़ेगी? दाईं ओर। तो बोलो, दाईं ओर किधर होगा? ऐसे। तो हवाओं को ऐसे मोड़ देंगे। ये बताओ रे, चलाने आ गया सबको? अब जल्दी से बताओ, फिर यही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवाएं दाईं ओर कि बाईं ओर? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, दाईं ओर कि बाईं ओर? बाईं ओर। तो बाईं ओर मोड़ दीजिए। ये सभी हवाओं को बाईं ओर मोड़ दिए, और इस हवा को भी ऊपर से जो आ रहा है बाईं ओर मोड़ दिए। अब बताओ, पहले इस तरह से पृथ्वी पर सालों हवाएं चलते रहती। ये हवा को हम लोग प्रचलित पवन कहते हैं। प्रचलित का मतलब है कि यह पवन पूरे पृथ्वी पर सालों ऐसे ही चलते रहती। अब ये प्रचलित पवन में डिटेल हम लोग को पढ़ना और सीखना है, तो पहले जल्दी से फिगर बना लो। ओ, ये गड़बड़ हो गया, ऊपर का गड़बड़ हो गया। अरे तो काहे गवा रहा है रे? ये हवाएं ऐसे आती, तो अच्छा, तो उसका बाईं ओर किधर होगा? नीचे ऐसे करोगे तो बाईं ओर किधर होगा? इधर दायां है, इधर बायां है, तो बाईं ओर झुक गया। दोनों कंप्रेस चलेगा, ये ध्यान रखना। ये कंप्रेस चलेगा, ये ऐसे तो फिर ये ऐसे तो फिर ये ऐसे, सब कंप्रेस्ड ही चलता है। तो इसमें ध्यान दीजिए। तो रे, हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी? बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। तो ये हवाएं जो चल रही है, तो ये हवा वो दक्षिणी गोलार्ध में ना है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। बायां किधर है? जल्दी बोलो, इधर ना रे, तो इधर की ओर मुड़ेगी, और इसीलिए बाईं ओर बिल्कुल सही चाहा। जाओ। अरे ध्यान दीजिए, तो हवाएं बाईं ओर मुड़ गई, लो, तो मुड़ने ही नहीं दे रहा है। चलो इससे मुड़ा देते हैं। जल्दी फिगर बनाओ तुम पहले। अब समझ में आया पिछला दिन बेसिक क्यों दिए थे? वो बेसिक नहीं रहेगा तो कुछ ना हवा चला पाओगे और ना तो वायु दाब पेटी समझ पाओगे। ये पेटी से एक क्वेश्चन रहता है,
धीरे धीरे आप जो सीखते जा रहे हो बस उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बना दिया साहब। अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग एक एक करके लिखते हुए चलेंगे। फिगर के नीचे लिखे, फिगर के नीचे लिखे वायु दाब पेटी की संख्या 7 है। वायु दाब पेटी की संख्या 7 है। वायु दाब पेटी की संख्या 7 है, जिसमें 3 पेटी ताप जनित कारणों से उत्पन्न होता है। 3 पेटी ताप जनित कारणों से उत्पन्न होता है और 4 पेटी पृथ्वी के घूर्णन कारण से, और 4 पेटी पृथ्वी के घूर्णन कारण से नीचे लिख दीजिए ताप जनित पेटी। ताप जनित पेटी लिख दीजिए विश्वतीय। पहला नंबर देखिए, विश्वतीय निम्न वायु दाब पेटी। 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 दूसरा नंबर लिख दीजिए उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। 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 तीसरा नंबर लिख दीजिए दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। चलिए नीचे लिख दीजिए पृथ्वी के घूर्णन जनित वायु दाब पेटी। पृथ्वी के घूर्णन जनित वायु दाब पेटी। घूर्णन जनित वायु दाब पेटी। पहला नंबर लिख दीजिए उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी।
दूसरा नंबर लिख दीजिए, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अगला नंबर लिख दीजिए, उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। और अगला नंबर लिख दीजिए, दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। पहले ही बताओ, सातों क्लियर हो गया है सबका? नीचे लिख दीजिए, स्टार लगा के डैश देके, पवन दो प्रकार के होते हैं। पवन दो प्रकार के होते हैं। पवन दो प्रकार के होते हैं। क में लिखिए प्रचलित पवन। प्रचलित पवन। और ख में लिख दीजिए स्थानीय पवन। प्रचलित पवन, स्थानीय पवन। प्रचलित पवन, स्थानीय पवन। चलिए सब बच्चे बोर्ड पर बढ़िया से सुनो। प्रचलित पवन का मतलब क्या है? प्रचलित पवन का मतलब है कि जो पृथ्वी पर वर्ष भर सभी जगह हमेशा चलते रहते हैं, उस पवन को हम लोग क्या कहते? प्रचलित पवन कहते। ये हर जगह चलती। स्थानीय पवन का मतलब क्या है? लोकल पवन। ये लोकल का मतलब क्या है? खास क्षेत्र में कुछ समय के लिए चलती है। जैसे भारत में लू। भारत में लू गर्मी के दिनों में कुछ समय के लिए चलती है। क्या ये लू वर्ल्ड भर में चलती है? नहीं। तो लू भारत का एक स्थानीय पवन। स्थानीय का मतलब क्या हुआ? खास स्थान पर कुछ समय के लिए। जैसे भारत में लू है तो अमेरिका में भी वैसा ही कुछ होगा, रूस में भी वैसा ही कुछ होगा। वो खास समय में चलता होगा तो उसको स्थानीय पवन कहेंगे। लेकिन ये सब जो तुम देख रहे हो, ये अक्षांशों के बीच अमेरिका रहो चाहे भारत रहो, सालों भर ही चलते रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रचलित पवन। तो अभी आज के क्लास में हम लोग प्रचलित पवन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए क, प्रचलित पवन। क, प्रचलित पवन। प्रचलित पवन। नीचे डैश तक लिख दीजिए, वर्ष भर पूरे पृथ्वी पर, वर्ष भर पूरे पृथ्वी पर एक समान रूप से प्रवाहित होने वाले पवन को प्रचलित पवन कहते हैं। प्रचलित पवन कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, प्रचलित पवन तीन प्रकार के होते हैं। प्रचलित पवन तीन प्रकार के होते हैं।
चलिए ध्यान दे, सभी लोग बोर्ड पर हमारे साथ अब खूब बढ़िया से सुनोगे। जो लोग एकदम ध्यान देते जाओगे उनको क्लियर होते जाएगा। देखिए, यह प्रचलित पवन जो आप देख रहे हो, इसको 3 वैरायटी के हम लोग बांटते हैं। पहला नंबर जो प्रचलित पवन है, इसको हम लोग ध्रुवीय पवन कहते हैं, पोलर विंड कहते हैं। यह जो देख रहे हो इसको पछुआ पवन के नाम से जानते हैं, और यह जो देख रहे हो इसको व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार यह यहाँ जो देख रहे हो यह एक व्यापारिक पवन होगा, यह जो देख रहे हो ये पछुआ पवन होगा, और यह जो देख रहे हो ये ध्रुवीय पवन होगा। अब बात समझना, ये 3 पवन ही बहुत इंपॉर्टेंट। तुमसे दे देगा कि निम्नलिखित में कौन स्थानीय पवन है, उसमें दे देगा पछुआ पवन, दे देगा ट्रेड विंड, ध्रुवीय पवन और लू। तो लू एक स्थानीय पवन है। यह तीनों जो हम लोग देख रहे हैं यह क्या है, प्रचलित पवन है, हमेशा ही प्रचलित होता है। अब एक एक करके बात समझना। ध्रुवीय पवन का मतलब हो गया 65 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश के बीच चलने वाला। अगर हम कहें पछुआ पवन तो 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच चलने वाला। अगर हम कहें व्यापारिक पवन तो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच चलने वाला। उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी, गधे दोनों। गजब नालायक है तुम लोग। तुमसे कहेगा कि व्यापारिक पवन प्रवाहित होते हैं तो कहोगे कि सर समझ गए, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उत्तरी की दक्षिणी दोनों गोलार्ध में जो पवन प्रवाहित होते हैं उसको व्यापारिक कहते, ट्रेड विंड कहते। पहले के जमाना में इन्हीं पवनों के सहारे लोग व्यापार करने आते थे, जहाज लेके आते थे, इसीलिए इसका नाम व्यापारिक पवन। ये जो तुम देख रहे हो 35 से 60 ये पछुआ पवन है, और 90 से 65 ये ध्रुवीय पवन। किस गोलार्ध? उत्तरी और दक्षिणी दोनों। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो। तो पहले तो ये समझ में तुमको आ गया होगा कि तीनों टाइप्स क्लियर हो गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ये पृथ्वी का बड़ा भयंकर जोन है। क्यों? यहां गर्म होके हवाएं उठती है और दोनों तरफ से आके हवाएं चाप देती है। अब ये उठ रहा है, दोनों दबा रहा है, ये उठ रहा है, दबा रहा है। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऐसा जोन है जहां कभी भी पृथ्वी पर हवाएं तेज नहीं चलती, यहाँ कभी भी आंधी नहीं आते, तूफान नहीं आते, चक्रवात नहीं आते। यहाँ पता ही नहीं चलता है कि हवा को कि क्या करे हम। दोनों आके दबा रहा है, ऊपर से उठ जा रहा है, तो अंधड़ यहाँ चलता ही नहीं। अब बताओ, यहाँ कभी भी अंधड़ नहीं आता, तूफान नहीं आता, चक्रवात नहीं आता, प्रति चक्रवात नहीं आता। इसमें हवा को पता नहीं चलता कि हम करें तो क्या करें। इसीलिए इस पेटी का स्पेशल नाम है डोल्ड्रम पेटी। डोल्ड्रम पेटी, डोल्ड्रम का मतलब होता है क्या करें क्या न करें पते नहीं चले। तुम कई बार होता है कि करें कि न करें, और कोई पूछे कि कहा, अरे अजीब डोल्ड्रम में फंस गए। डोल्ड्रम का मतलब बीच में फसल है, कंफ्यूजन में फसल। तो आज तुम एक भूगोल का नया शब्द सुन रहे हो, डोल्ड्रम। अब कभी भी फंस जाएगा कोई चक्कर में कि क्या करें क्या न करें, कोई पूछे कि क्या इरादा है, कहना कि एकदम हम डोल्ड्रम में फंस गए। कहेगा ये कोची में फंस गया है, कहना ये भूगोल के बात ही 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच हवाओं को पता ही नहीं चलता है कि क्या करें। इसीलिए उस क्षेत्र को हम लोग कौन पेटी कहते? डोल्ड्रम। क्वेश्चन आएगा डोल्ड्रम पेटी का है। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ को डोल्ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबका? दूसरा, अब फिर इंपॉर्टेंट बात सुन, देखो यही सब मेन क्वेश्चन आएगा, और इसीलिए जो लड़के 5 मिनट ध्यान दे दिया क्वेश्चन बन जाएगा। यहां से हवा उठा, यहां से भी उठा। यहां से उठने का कारण घूर्णन जनित है, यहां से उठने का कारण ताप जनित है, और दोनों उठ के पटकाया 30-35 पर। 30-35 पर हवा जब पटकाया तो ऊपर से दाब ज्यादा होता है। इसी कारण से यहां समुद्र में जहाज पहले लोग ले जाते थे। इसी जगह पे सऊदी अरब वगैरह स्थित, और अरब के घोड़ा बड़ा नामी थे। आपको समझाया था कि भारत में गधे लोग नहीं, मतलब गधे होते थे।
यहाँ घोड़े नहीं थे, और घोड़ा का बाहर से व्यापार होता था, अरब से मंगाए जाते थे, और अरब से जो घोड़े चलते थे तो वो घोड़ा इधर जब तक उनके पानी वाला जहाज है खूब तेज चलता था, लेकिन जैसे ही ई पर आया 30-35 तो यहाँ हवा उतरने के कारण वो जहाज रुक जाता था, ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े। अब वो घोड़ा को लादे हुए हैं, ये लोग महसूस किए कि इधर ठीके चलता है, इधर ठीके चलता है, ये बिचवा में क्या हो जाता है, ये जहाजे नहीं आगे बढ़ रहा। तो वहां पर लोग इस अक्षांश में क्या करते थे, घोड़ा के समुद्र में फेंक देते थे, लोड के मारे। गधे फेंकने का मतलब रस्सी से बांध के, ये लोग सोच रहा है कि फेंक दिए मैंने, ऐसे फेंक दिए, मैंने घोड़ा को उतार दिए, नदी में समुद्र में फेंक दिए, रस्सी से बंधा हुआ है, 10-20 घोड़ा फेंके, लोड कमा, तब आगे बढ़ते थे, और फिर यहाँ आते थे तब पकड़ करके फिर खींच लेते थे। घोड़ा को तैरने आता था। कैसे तुम लोग ट्रिपल लोड चलते हो तो पहले से फिक्स रखते हो कि वजह पर ही नहीं चढ़ेगा तो उतर के फिर ढकेल देना, फिर आगे लटक जा, नहीं रखता है रे। तुम लोग सब गांव के रास्ता में जानते हो कि एक जगह ऐसा है कि तुमको पहले ही से कहला है कि वहां पर जैसी आएंगे उतर जाना, आप फिर आगे जैसी बढ़ेंगे लटक जाना, वही वाला ई है। तो लोग पहले से सोचो बात करते थे कि कहाँ है, तो वही घोड़वा जहां उतारते हैं, तो ये घोड़वा अक्षांश से कर नामे हो गया, इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। बात सुनो रे, बड़ा इंपॉर्टेंट है घोड़वा अक्षांश। तुमसे पूछा जाएगा अश्व अक्षांश है तो दिमाग में रखना है कि सर समझ गए, घोड़ा जहां दोनों हवा पटकाएगा 30 से 35 के बीच के अक्षांश को अश्व अक्षांश का। बोलो रे, घोड़वा अक्षांश भी क्लियर हो गया सबका। अब ध्यान से सुनो, ऊपर में कौन गोलार्ध है, उत्तरी, नीचे में दक्षिणी। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड ज्यादा है, मकान है, व्यक्ति की संख्या सब उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में जल ही जल है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते। मानव का ज्यादा निवास उत्तरी में है कि दक्षिणी में? उत्तरी में। दक्षिणी में मानव का एकदम कम निवास है। इन सब जगहों पर हम लोग का कोई महादेश नहीं, एकदम कम यहाँ पर लोग हैं। और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चलती है, पछुआ पवन 35 से 60, मकान के कारण, घर के कारण, रुकावट के कारण उनका वेग बहुत नहीं बनता। यही पछुआ पवन जब 35 से 60 चलती है, रोकने वाला कोई नहीं, बहुत तेज चलती। जब 35 से आते आते 40 डिग्री पर रहती है, 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन चलती है, 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन चलती है, 60 डिग्री में जो चलती है, नाविक अगर पानी वाला जहाज लेके जाए तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? हवा के आवाज से। कई बार तुम लोग हवा के सनसनाहट से डर लगता है कि भयंकर हवा चल रही, तो ये 40 डिग्री पर इतना तेज चलती है, लगता है कि हवा गरज रहा है। इसको गरजता चालीसा कहते हैं, गरजता चालीसा। 50 आते आते वेग घटेगा कि और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, इसको प्रचंड 50 कहते हैं, प्रचंड 50। और 60 आते आते और बढ़ेगा, चिखता 60। ध्यान दो रे, चिखता 60। अब क्वेश्चन आएगा, इस परीक्षा में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिखता 60 है। अब लड़का सोचता है चॉइस ए, 60 साल में जो व्यक्ति खूब गरजता है, लड़कन गधवा सोचता है 60 माने लगो 60 तब पाठा 60 साल वाला। चिखता 60 है, एक व्यापारिक पवन, एक पछुआ पवन, एक ध्रुवीय पवन। चिखता 60 एक पछुआ पवन है जो 60 डिग्री साउथ अक्षांश से गुजरती। तो देखो, एक बार लड़का ये भी कहा कि जी 40 डिग्री गरजता चालीसा, 50 डिग्री प्रचंड 50, 60 डिग्री चिखता 60, तो 70 डिग्री। गधा 70 डिग्री में नीचे ना आ गया रे, फिर उलट गया, फिर 65 वाला आके चाप दिया कि चुपचाप रहो। नहीं समझा बात रे? 60 तक जितना गरजना है गरज लो, फिर इधर से ध्रुवीय पवन जाके शांत कर दिया कि साइलेंट, बस शांत हो गई। ये नहीं कि 60 चले तो 70-80 दर के बढ़ ले जा रहे। तो अब तुमको ये रीजन भी समझ में आ गया होगा
तो पछुआ पवन भी आप लोग समझिए। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देगा। इसमें निम्नलिखित में कौन पछुआ पवन नहीं है? ग्रस्ता चलीसा, लू, प्रचंड पचासा, चिखता साठा। लड़के सोचता है लू तो पछेवे के असर ही पछुए होते। गधा, लू एक स्थानीय पवन है, वो पछुआ पवन नहीं है। पछुआ पवन स्थानीय पवन नहीं है, वह एक प्रचलित पवन। अब बताओ रे, ये स्टेप एकदम क्लियर है सबका? तो अब तुमको कभी भी कहे घोड़वा अक्षांश तो समझ में आ गया क्या डिग्री? 30 से 35 डिग्री। डोलड्रम पेटी 5 से 5, 5 नॉर्थ से 5 साउथ। पृथ्वी का कौन सा अक्षांश है जहां कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करता? तो गधे, यही डोलड्रम पेटी है। क्यूरियोलिसिस का मतलब क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हवा चले। ये 5 से 5 घूर्णन के कारण हवाएं नहीं चलती है, ताप के कारण हवाएं चलती। वो भी ऊपर उठती है, नीचे क्षैतिज रूप से पवन चलता ही नहीं। यानी जिसका भी मकान 5 नॉर्थ से 5 साउथ होगा, उसको हवा कभी जिंदगी में भेंट नहीं होगी कि कस के खिड़की से चल रही। हाँ, इसलिए बताया है ना, विश्वतीय क्षेत्र में रहना बहुत टफ। यहाँ डेली पानी पड़ता है, वो भी पानी पड़ने से बोलो राहत होता होगा कि नहीं? तो और मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो गर्मी और ऊपर से पानी, तो हवा में भी नमी, पसीना भी सूखने का नाम नहीं लेता। इन जगहों पर ही मच्छर वगैरह आदमी को टांग के ले जाने की क्षमता रखता है। इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। पानी खूब पड़ रहा है, घास खूब है, तो मच्छर बढ़ेगा, ये तो नेचुरल चीज। गर्मी खूब है, इन जगहों पर एकदम जीवन सबसे कष्टकारी। तो यहाँ पे जनजाति लोग कुछ हैं, मानव जनरली यहाँ नहीं रहता है। यहाँ आबादी सबसे कम पाया जाता है। यहाँ हवाएं क्षैतिज रूप से चलता ही नहीं है, सिर्फ किधर चलता? ऊर्ध्वाधर है, इसलिए क्षैतिज नहीं है। हम लोग क्या क्या है, खिड़की किनारे खड़ा हो जाएंगे, कहेंगे हाँ यहाँ है हवा लग रही। वहां खिड़की छोड़ो चाहे मत छोड़ो, बड़का को भर देवाल खिड़का कर दो, कोई मतलब नहीं, हवा नहीं आएगा। बोलो रे, बात समझ गया सब? तो अब ये लाइन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इन बातों को नोट करेंगे, तब तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। ये बताओ कंसेप्ट समझ में आ गया है सबको ना? इसके लिए पिछले दिन से ही देखो मोर्चा बंदी हम कर रहे थे कि हवा वगैरह चलाने आएगा तभी लाइन समझेगा। अब अगला क्लास की बात भी तुमको समझ में आ गई होगी। आज हम तुमको प्रचलित पवन सिखा दिए, तो स्थानीय पवन का होगा। स्थानीय पवन पढ़ोगे तो पवन कंप्लीट हो जाए। फिर 2-3 क्लास और होगा, वायुमंडल खत्म। तब वैसे ही जल मंडल, स्थल मंडल तीनों पढ़ा, फिजिकल गायब हो जाएगा। तब कहेगा कि ना एकदम निकल गया। लिख जल्दी जल्दी फटाफट आगे। नीचे लिखा जाए, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। प्रचलित पवन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिख दीजिए। पहला नंबर ध्रुवीय पवन। पहला नंबर ध्रुवीय पवन लिख दीजिए। 90 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश से 65 डिग्री अक्षांश के बीच 65 डिग्री अक्षांश के बीच, बोलो उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी? हाँ, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन को प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन को प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुवीय पवन कहते हैं।
चलिए सेकंड नंबर, इसमें स्टार लगा दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पछुआ पवन। पछुआ पवन, पछुआ में दोनों बात फिर से सारे बच्चे सीखेगा। पछुआ पवन का मतलब कितना डिग्री से कितना डिग्री है? 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? दोनों गोलार्ध में जो पवन प्रवाहित होते हैं उसको कौन पवन कहते? पछुआ पवन। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड नहीं है, ज्यादा सागर है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन का वेग उत्तरी गोलार्ध से ज्यादा होता है। जब 40 डिग्री अक्षांश दक्षिणी से यही पछुआ पवन गुजरते हैं तो उसका नाम गरजता चालीसा है। 50 से गुजरते हैं प्रचंड पचासा है, और 60 से गुजरते हैं चिखता साठा है। यही गरजता चालीसा को, गरजना को अंग्रेजी में क्या कहते? रोयरिंग। लॉयन गरजता है, शेर गरजता है, रोयर कर रहा, तो इसको एक बार क्वेश्चन में दे दिया रोयरिंग 40 है। एकदम ऐसे लिखा, रो या रिंग ग 40, ऐसा लिखा रोयरिंग 40। गदहवन के यही पता नहीं चला कि भूगोल का क्वेश्चन। कई नालायक तो यही था कि ई कौची दिया सर, ई रिंग ओंग, ओकरा रिंग सेरेमनी याद आ रहा। रोयरिंग माने होता है गरजता, 40 माने 40 डिग्री पर गरजता, यह एक प्रकार का पछुआ पवन। तो बोलो ये रोयरिंग 40 भी क्लियर है ना सबका? तो अब हम लोग इन बातों को नोट करेंगे। नीचे लिख दीजिए 35 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच, 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच, 60 डिग्री अक्षांश के बीच प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन को, प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन, बोलो किस गोलार्ध में? दोनों गोलार्ध। प्रवाहित होने वाले उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध के पवन को, प्रवाहित होने वाले उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध के पवन को, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध के पवन को, दोनों गोलार्ध के पवन को पछुआ पवन कहते हैं। दोनों गोलार्ध के पवन को पछुआ पवन कहते हैं। नीचे डैश तक लिख दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड अधिक है, स्थल खंड अधिक है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल, दक्षिणी गोलार्ध में जल, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध के तुलना में उत्तरी गोलार्ध के तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का वेग, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का वेग अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का वेग अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन का वेग अधिक होता है, अधिक होता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश तक लिख दो, दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में नीचे पहला नंबर देखे 40 डिग्री अक्षांश से, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाले पछुआ पवन को, गुजरने वाले पछुआ पवन को, गुजरने वाले पछुआ पवन को गरजता चालीसा कहते हैं। गरजता चालीसा कहते हैं। नीचे सेकंड 50 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाले पछुआ पवन को पचास डिग्री अक्षांश से गुजरने वाले पछुआ पवन को 50 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाले पछुआ पवन को प्रचंड पचासा कहते हैं। प्रचंड पचासा कहते हैं। प्रचंड पचासा कहते हैं। और नीचे लिख दीजिए 60 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाले पछुआ पवन को 60 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाले पछुआ पवन को चिखता साठा कहते हैं। चिखता साठा कहते हैं। चिखता साठा कहते हैं। चिखता साठा कहते हैं। लिखा गया सबसे नीचे। तीसरा नंबर देके लिख दीजिए थर्ड। पहला नंबर हम लोग देखे ध्रुवीय, दूसरा कौन देखे पछुआ, तीसरा कौन होगा व्यापारिक। तीसरा नंबर लिख दीजिए व्यापारिक पवन, लिख के डैश। व्यापारिक पवन लिख के डैश। डैश देके लिख दीजिए 30 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश के बीच 5 डिग्री अक्षांश के बीच 5 डिग्री अक्षांश के बीच प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन को प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन को प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन कहते हैं। लिखा गया सबसे। बताओ किस गोलार्ध में? दोनों गोलार्ध में। तो लिख दीजिए नीचे डैश देके व्यापारिक पवन दोनों गोलार्ध में प्रवाहित होते हैं। व्यापारिक पवन दोनों गोलार्ध में प्रवाहित होते हैं। चलिए नीचे हेडिंग दो डोलड्रम पेटी। डोलड्रम पेटी हेडिंग दे दीजिए। डोलड्रम समझ में आ गया ना? क्या करें क्या ना करें, बीच में फंसने को क्या कहते हैं? डोलड्रम। डोलड्रम पेटी। बोलो डोलड्रम पेटी कहाँ है? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच डोलड्रम पेटी है।
डोलड्रम पेटी में हवाएं सिर्फ ऊर्ध्वाधर चलती है, क्षैतिज नहीं चलती। डोलड्रम पेटी में कभी आंधी तूफान चक्रवात नहीं आते। डोलड्रम पेटी में कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करते। कोरियोलिसिस का मतलब हो गया कि जहां पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं चले तो वहां काम नहीं करते, वहां सिर्फ ताप जनित कारण उठने का रिस्पॉन्सिबल है, चलने का नहीं। बोलो क्लियर है सबका? अब देखो तुमको क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में कहा आंधी पृथ्वी पर नहीं आते? चॉइस है ध्रुव पर, चॉइस बी कर्क रेखा के निकट, सी विषुवत रेखा के निकट और डी मकर रेखा के निकट। जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, विषुवत रेखा के निकट कभी भी आंधी तूफान नहीं आते। उस पेटी का नाम डोलड्रम पेटी है। तो नीचे डैश तक लिख दो, डोलड्रम पेटी नीचे डैश तक लिख दीजिए। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच के अक्षांश भाग को डोलड्रम पेटी कहते हैं। डोलड्रम पेटी कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, डोलड्रम पेटी में कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करते हैं। डोलड्रम पेटी में कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करते हैं। डोलड्रम पेटी में कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करते हैं। नीचे डैश के लिख दीजिए, डोलड्रम पेटी में आंधी तूफान चक्रवात प्रतिचक्रवात, आंधी तूफान चक्रवात प्रतिचक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। आंधी तूफान चक्रवात प्रतिचक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। उत्पन्न नहीं होता है। नीचे लिख दीजिए, डोलड्रम पेटी में हवाएं डोलड्रम पेटी में हवाएं केवल बोलो किधर? ऊर्ध्वाधर चलती है, क्षैतिज नहीं। हवाएं केवल ऊर्ध्वाधर चलती है, क्षैतिज नहीं। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दे दो, अश्व अक्षांश, उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन। अश्व अक्षांश, हेडिंग दीजिए अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, चलिए ध्यान दो, सारे बच्चे को बढ़िया से समझना है। अश्व अक्षांश, अश्व माने क्या हो गया? घोड़ा। क्या डिग्री से क्या डिग्री के बीच? 30 से 35 डिग्री के बीच के जो अक्षांश है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। क्या होता था यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? हाई प्रेशर, उच्च दाब का क्षेत्र है और दोनों जगह से हवाएं यहाँ पर आती थी। याद है सबको? जेट धारा यहाँ से उठी और यहीं पर आई। इसी कारण से जहाज आगे नहीं बढ़ पाते और जहाज के आगे नहीं बढ़ने के कारण हम लोग देखे थे कि वहां जहाज से घोड़ा को उतारना पड़ता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अश्व अक्षांश। तो लिख दीजिए अश्व अक्षांश, डैश तक लिख दो। 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश को
30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश को 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा गया। 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा गया। अश्व अक्षांश कहा गया। नीचे डैश देके लिख दो, प्राचीन काल तथा मध्य काल में घोड़ों के व्यापार में उच्च दाब का क्षेत्र होने के कारण यहां जहाज से घोड़ा उतारना पड़ता था। यहां जहाज से घोड़ा उतारना पड़ता था, जिसके कारण इसे अश्व अक्षांश कहा गया। जिसके कारण इसे अश्व अक्षांश कहा गया। जिसके कारण इसे अश्व अक्षांश कहा गया। तो अब हम समझते हैं कि यहां से क्वेश्चन एक देगा। इस बार भी बीपीएससी में देखना यहां से रहेगा, लेकिन कितनों घुमाएगा तो तुमसे बन जाएगा। देखो मेन चीज है तुम समझा कितना। गदहवन जो सेट मार ले रहता है ना, उसको पूछोगे गरजता चालीसा तो तुरंत बता देगा 40 डिग्री से, लेकिन तुम खाली दाग देना कि पछुआ पवन कई डिग्री से कई डिग्री चलता है, तो कहेगा ये सब नहीं जानते हैं। खाली गरजता चालीसा जानेगा, वो भी नहीं जानेगा पछुआ कई डिग्री से कई डिग्री है और पछुआ पवन का ही टाइप्स क्यों हुआ, क्यों चला, ये सब तुमको इसीलिए पूरे गहराई से पढ़ा दिए कि इसमें अब कितनों घुमाए तो बन जाएगा। तो दो क्वेश्चन पूछा जाए, बनाएगा ना तुम लोग? लिखो, झोला बंद करता है। लिखो जल्दी अगला क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, देखें कितना बढ़िया सही करता है, और उस क्वेश्चन को सही करो तो होगा कि एकदम सीख गया। लिखिए प्रश्न, लिखिए उच्च अक्षांश से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन, प्रवाहित होने वाले प्रचलित पवन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चॉइस ए ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। चॉइस बी पछुआ पवन, पछुआ पवन। चॉइस सी व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। बोलो, पहले पढ़ बढ़िया से। तू जो सोच रहा है ना कि 60 डिग्री और 40 डिग्री लिख के देगा, वैसा कुछ लिख के नहीं देगा। तुमको कुछ बात बोलेगा और तुमको अपने से समझना होगा। फोटो देखो, चोरी कर सकते हो, चोरी करके लेकिन सही बनाओ। क्या लग रहा है? ध्रुवीय है। कितना का ध्रुवीय लग रहा है?
व्यापारी कितना को लगा? हाय रे गधावन, सब गजब नालायक है तुम लोग रे। क्या कह रहा है रे? पढ़ो पहले, पहले पढ़ो, पढ़ो पहले बढ़िया से। कह रहा है उप ध्रुवीय निम्न दाब ये वाला क्षेत्र में उच्च अक्षांश से 65 से उच्च ऊपर जाओगे कि नीचे? ऊपर। तो ऊपर से इधर जो पवन आ रहा है इसका नाम क्या है? ध्रुवीय पवन। आंसर ए हो गया। अरे गधवन, क्वेश्चन के जरिए बढ़िया से पढ़, क्या कहता है? उच्च अक्षांश से, तो ऊपर से ना चलेगा। हाँ, इसी में तुमको कह देता है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में निम्न अक्षांश से चलने वाला पवन। निम्न माने नीचे चलते तो पछुआ हो जाता। आया बात समझ में रे? तुमको जो कह रहा है वहां पर पहले स्थिर हो, फिर कहां से कह रहा है उसको चलाओ, तब जाके आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो अब हम समझते हैं जो लोग इस सही कर लिया उसको सब क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बोलो वायुदाब पेटी क्लियर है सबका? अगले क्लास में हम लोग क्या चलेंगे इसमें? बोलो स्थानीय पवन। अभी हम लोग प्रचलित चल दिए, प्रचलित 3 तरह का क्लियर हो गया है सबका ना। तो चलिए कल हम लोग स्थानीय पवन की ओर अगले क्लास चलेंगे। चलो अभी विषय चेंज करो, फिजिक्स निकालो। अब समझ में आया पिछला दिन उतना क्यों लेके चले थे भूगोल में? क्योंकि उतना नहीं रहता तो आज ही खत्म ही नहीं होता। आई जब है तो एक के दिन खत्म होना इसका जरूरी था। एक दिन में नहीं होता तो डोलरम में तुम भी फंसा रहता, याद नहीं होता। ये एक दिन का खुराकी है पूरा। आज हमको लगता है कि ऐसा है कि सुन लीजिए, इसमें मुख्य रूप से परसों परीक्षा है बीपीएससी वाले, तो आज थोड़ा चाह रहे हैं कि 2 घंटा 3 घंटा बैठे, इसलिए आज पटना भी बंद कर गए। आज करंट अफेयर उन लोग का फेस थोड़ा लिख के दे देते हैं, बिहार वाला आर्थिक समीक्षा 2 या 4 क्वेश्चन लीड करेगा तो उन लोग कम से कम पढ़ लेगा लास्ट मोमेंट में। तो आज अभी जाएंगे 2-3 घंटा 4 घंटा उन लोग के लिए ही लिख देंगे, करंट अफेयर टेलीग्राम पे डाल देंगे। तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बार जो एग्जाम दे रहा उन लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज अभी सुन लीजिए, कल आप लोगों का क्लास हमारा नहीं होगा, कल सैटरडे हो गया ना, तो कल क्लास हो जाएगा संतोष सर का। तो कल हमारा क्लास नहीं होगा, सोमवार को फिर इससे आगे चलेंगे। कल यहाँ ऑफलाइन क्लास में 10 बजे से 10th वाले का क्लास है, 10 से लेके 2 बजे तक 4 घंटा उन लोग के साथ केवल कल रहेंगे। तो इसीलिए हाँ, उन लोग का फिजिक्स का एक आउटलाइन या हिस्ट्री जो उन लोग बोलेगा एक बार उसको समझाया जाएगा, बढ़िया से उनका वर्किंग होगा। तो वो 10th वाले का क्लास है, उसमें आप लोग की आवश्यकता उसमें नहीं है, ठीक है ना, उसमें जरूरत आप लोग का नहीं है। तो उसमें उन लोग का है जो परीक्षा दे रहा है, इसलिए उन लोग के स्पीड में अपना चलेगा। तो इसमें ध्यान दो, जो लड़का एकदम भोंद है आर्ट्स उर्स से है तो वो एकागो बैठ सकता है, क्योंकि उसमें 10वां के बुद्धि नियन पढ़ाना होता है ना। तुम लोग का बुद्धि मान के चलते आइए से पास वाला का बुद्धि, उन लोग का बुद्धि अभी 10वां वाला है, तो इसलिए वो 10वां वाला बुद्धि में थोड़ा लो लेवल चलता है। तो एकदम जो आर्ट्स से है उसको ठीक है, कुछ कुछ सीखेगा। साइंस से है तो वो बैठ के माथे दर्द करेगा, उसमें वो बहुत नीचे का सिस्टम हो गया ना। तो इसमें ध्यान दीजिए। तो कल आप लोग का उसी समय संतोष सर का क्लास ऊपर वाले हॉल में बैठोगे, वहां से लाइव हो जाएगा, यहाँ 10th वाले बच्चे बैठ जाएंगे, टाइम उम सब यही रहेगा। परसों का क्लास आप लोग का फिर संतोष सर हमको लगता है कि नहीं ही रहेंगे, परसों बीपीएससी का एग्जाम होगा उनका। तो सुन लीजिए, आप लोगों का रविवार के दिन शाम 7 बजे से सारे बच्चे यूट्यूब पर बने रहना, वहां पे बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया है उसका एनालिसिस चलेगा। तो बीपीएससी में जो आया है बाकी जगहों से अलग हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करें कि देखो हिस्ट्री में एंशिएंट से ही आया, मेडाइवल से ही आया, मॉडर्न से ही आया, उसका आंसर ज्योग्राफी में इंडियन से ही आया, फिजिकल से ही आया और वर्ल्ड से ही आया, फिजिक्स में ही आया। तो उससे तुम लोग को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपका शाम 7 बजे से यूट्यूब पर सारे बच्चे एनालिसिस प्रोग्राम में वो अपना रह जाएगा। बात समझ गए? सोमवार को फिर आपका अपना जैसे रूटीन है सेम रूटीन। अभी आपकी छुट्टी कर देना, अभी छुट्टी कर देना, थोड़ा हम देखें कि एकदम छुट्टी भी तुम्हारा ना रहे। चलो, क्या बोल रहा है? टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, सब फिक्स था तो नहीं, रिचार्ज हो रहा है एकदम यही टाइम से।
कल हमारा जो टाइम है सब वही टाइम है, जो मेरा टाइम है वही रिचार्ज है एकदम हमेशा। कै बजे से हम आते हैं? 9:30 से हम आते हैं ना, तो 9:30 से ही सब रहेगा। टाइम आपका बदल नहीं रहा है, खाली टीचर डे बाई चेंज हो जाए।